हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो क्या है अरेज। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक नंबर 7। तो आइए सीखते हैं कि अरेज क्या होती हैं और ये क्या कर सकती हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म होता है इनसे। तो ये है अरे की डेफिनेशन। इन सी, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ए ऑफ द सेम डेटा टाइप stored in contiguous memory locations. It allows you to store multiple values under a single variable name, which can be accessed using an index. इसका मतलब ये हुआ कि अरे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं, लेकिन उसका जो डेटा होता है, डेटा टाइप जो आप कह लें, वो सेम होता है। ठीक है, और वो किस तरह स्टोर होती हैं? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल इस अगर हम बिल्डिंग की एग्जांपल लें, तो ये बिल्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, अब इस बिल्डिंग की ये जो विंडोज़ हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं विंडोज़, खिड़कियाँ इसकी जो हैं, ये अ, हम कह सकते हैं ये एक कॉन्टिग्यूअस उसमें है, कॉन्टिग्यूअस वे में इनको मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से एक के बाद एक अलाइंड है। ठीक है, ठीक है, जिस तरह भी आप बिल्डिंग एग्जांपल ले लें तो ये बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह हमारी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी हम देना चाहें। ठीक है, ठीक है, अब ये करता क्या है? इट अलाउज यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। अभी तक हम एक वेरिएबल नेम को सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन करते आए हैं। ठीक है, लेकिन अरे क्या करता है? अरे एक बिग बॉस की तरह है। ठीक है, कि ये एक वेरिएबल कि इसका एक वेरिएबल बहुत सी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर विंडोज़ के हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये विंडोज़ मेमोरी लोकेशंस हैं, तो इन मेमोरी लोकेशंस में हम डिफरेंट अपने डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप ये समझ लें कि एक वेरिएबल के अंदर हम ढेर सारी वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिरी लाइन है, वो कहती है कि विच कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स। अब मसला कहाँ पे आ जाता है? मसला यहाँ पे आ जाता है कि अगर ये विंडोज़ हैं, ठीक है, एक ये विंडो है, एक ये विंडो है, एक ये विंडो है। अब इन विंडोज़ में से अगर मुझे तीसरी विंडोज़ या फिर मुझे थर्ड लास्ट विंडो, इसमें जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस करना हो, ठीक है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा इस वैल्यू को? तो उसके लिए इंडेक्सिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ कवर हो गई है। ठीक है, अगर वैल्यू एक्सेस करनी हो तो इंडेक्स का इस्तेमाल होता है, और अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें अरे का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और सेम डेटा, ठीक है, सेम कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। तो इसमें है अरे टाइप्स कि अरे की कितने टाइप्स की होती हैं? अरे दो टाइप्स की होती हैं, सिंगल डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे। सिंगल डायमेंशनल अरे का क्या मतलब होता है? अ, इसका बहुत सिंपल मतलब आप ये ले लें कि एक
एक रो है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की ये विंडोज़ हैं, ठीक है। तो इन विंडोज़ को आप ले लें एज अ कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। इनको आप एज अ मेमोरी लोकेशंस ले लें। और ये बिल्कुल सिंगल डायमेंशनल है। ये किस तरह सिंगल डायमेंशनल है? क्योंकि ये एक इसकी एक ही रो है, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इसको कह सकते हैं सिंगल डायमेंशनल अरे है, ठीक है। तो इसी तरह मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल में हमारे पास रो भी होती है और कॉलम भी होते हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल में हमारे पास रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। तो और सिंगल डायमेंशनल में हमारे पास सिर्फ एक ही रो होती है, ठीक है। कोई भी हमारे पास कॉलम नहीं होता, सिर्फ एक ही हमारे पास रो होती है, ठीक है। और वो भी कॉन्टिग्यूस, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास मल्टी डायमेंशनल में भी रोज भी होती हैं और कॉलम भी होती हैं और वो भी कॉन्टिग्यूस होते हैं, ठीक है। मतलब कि हमें अगर सेकेंड रो की थर्ड कॉलम को, मतलब इस वाले कॉलम को अगर हमें एक्सेस करना हो तो इसको भी हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है। अभी हम आगे इंडेक्सिंग पढ़ेंगे। तो बहुत इजी इसके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जब हम कोड करेंगे, ठीक है, कोड लिखेंगे तो फिर आपको थोड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हमें कहती है अरे इंडेक्सिंग, कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, जैसे मुझे थर्ड लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है या सेकंड लास्ट या लास्ट एलिमेंट को या थर्ड एलिमेंट को या फोर्थ एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है, ठीक है। वैसे तो मैं इन सब जो ये मेमोरी लोकेशंस हैं, इन सब की वैल्यू के एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे ख़ास किसी ब्लॉक की, फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक की, या फिर मुझे इस ब्लॉक में जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस करना है, मुझे सिर्फ यही वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगा? तो इसको मैं इंडेक्सिंग की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इंडेक्सिंग की जो काउंटिंग है तो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 0 से ऑनवर्ड चलती रहती है, ठीक है, जहाँ तक आपकी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट नहीं होती, तो बेसिक ये है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल अरे में अगर हमें सिंगल डायमेंशनल में तो हम 0 1 2 3 और इस तरह सो ऑन करके हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये लास्ट मेमोरी सेल को अगर मुझे एक्सेस करना है इस वैल्यू को, तो मैं 22 नंबर को कॉल करूँगा, ठीक है। तो मुझे इस लास्ट मेमोरी लोकेशन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मल्टी डायमेंशनल में क्या? मल्टी डायमेंशनल में अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गई, ये कॉलम आ गया, ठीक है, कॉलम 0। इस कॉलम 0 से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, कॉलम 0, और हॉरिजॉन्टली ये आ जाएगा रो 0, ठीक है, रो 0 इस तरह स्टार्ट होगा। तो अगर मुझे इस कॉलम मतलब इस सेल को अगर मुझे एक्सेस करना है, इस सेल की वैल्यू को अगर मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं
मैं फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम को कॉल करूँगा। तो जब मैं फर्स्ट रो के, जो कि ये है कि 0 से काउंटिंग शुरू होती है, तो ये हमारी फर्स्ट रो बनेगी। तो मैं फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम को कॉल करूँगा, ठीक है। तो मुझे इस सेल की जो भी इस सेल में वैल्यू होगी वो मुझे एक्सेस हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं लास्ट इस सेल की वैल्यू एक्सेस करना चाहूँ तो वो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है। ये भी अभी हम आगे एक्शन में देखेंगे। तो आगे चलते हैं अरे के सिंटैक्स की तरफ, ठीक है। तो अरे का सिंटैक्स कुछ इस तरह है। इसकी डिक्लेरेशन किस तरह होती है कि सबसे पहले इसके हम टाइप लिखेंगे, मतलब डेटा टाइप कोई भी, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल नेम लिखेंगे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम एक अरे में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा एक्शन में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है अपना बेसिक सिंटैक्स। तो अब अरे के लिए सबसे पहले टाइप, फॉर एग्जांपल मैं इंट टाइप लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल नेम, तो मैं लिख लेता हूँ मैं लिख लेता हूँ आईडी नंबर, ठीक है, आईडी नंबर, ठीक है। और इसके अंदर मैं कितने आईडी नंबर्स लिखना चाह रहा हूँ या चाहता हूँ, तो मैं 5 आईडी नंबर्स लिखना चाहता हूँ, तो मैं 5 लिख दूंगा और आगे सेमी कॉलन लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो ये हो गई, इसको हम कहते हैं अरे डिक्लेरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है अरे की इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन उसके लिए भी सिंपल, टाइप सबसे पहले, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद इक्वल टू का साइन, और उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसके अंदर हम अपनी वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 जितने भी वैल्यूज़ हैं वो हम लिखेंगे और इसको सेपरेट करेंगे कॉमे की मदद से, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको ले लेते हैं आईडी नंबर, ठीक है, 5 एलिमेंट्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपनी 5 वैल्यूज़ लिख दूंगा, मतलब 5 आईडी नंबर्स, मसलन के 2 3 4 5 1 2 6 1 2, ठीक है, ठीक है, 7 6 5 और, ठीक है। ये मैंने 5 अपनी वैल्यूज़ लिख दी हैं और आगे सेमीकोलन, ठीक है। तो इसको कहते हैं अरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, होप सो, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ली हुई एम्प्लॉय इंट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है और फिर इक्वल टू का साइन है और फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर 01 से 10 तक लिखे हुए, ठीक हो गया। तो ये इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, अरे की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, जो कि हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। इंट अरे को हम, ठीक है, पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम फ्लोट को देखेंगे, ठीक है। तो नंबर वाइज चलते हैं।
तो सबसे पहले इंट अरे को हम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की हुई है, तो अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है, प्रिंटिंग देख लेते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा सबसे पहले, ठीक है, और फिर इधर आएगा आईडी नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा आईडी नंबर के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब आपने बहुत गौर से समझना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, हमने इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा था कि 0 से स्टार्ट होती है, तो ये जो है 2 3 4 ये कंसीडर होगा 0। अगर इसकी मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है तो मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह है 0 1 2 3 4। मिसाल के तौर पे अगर मैं 4 लिखता हूँ और इसको सेव करके रन करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 लिखे हैं यहाँ पे, तो इसकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 होगी। लेकिन अगर मुझे इनमें से कोई वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 करके मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, मैं इसको 0 1 2 3 4 इस तरह काउंट करूँगा, ठीक है। होप सबको ये समझ आ गई हो। चलते हैं नेक्स्ट, फ्लोट अरे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्लोट लिख देता हूँ, फ्लोट, ठीक है। यहाँ पर मैं आईडी नंबर की जगह एरिया नंबर नहीं एरिया लिख देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी फ्लोट वैल्यूज लिखूँगा 3.2 34.56, ठीक है। कुछ भी आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया कि यहाँ पर जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट लगेंगे उनको हम 1 2 3 इस तरह काउंट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को। लेकिन अगर मुझे कोई यहाँ से नंबर चाहिए, मिसाल के तौर पे मुझे अगर ये मिड वाला जो है 34.56, इस वैल्यू को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे 1 लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि 3.2 है 0, इसका इंडेक्स नंबर है 0, ठीक है, और 34.56 इसका इंडेक्स नंबर है 1, सॉरी फ्लोट है तो f। आईडी नंबर एरिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 34.56 जो कि हमारी है सेंटर वाली वैल्यू, ठीक है। अब एक और मसला यहाँ पे आता है कि ये तो मैं एक एक वैल्यू एक्सेस इस तरह कर रहा हूँ। अगर मुझे ज़्यादा वैल्यूज एक्सेस करनी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे ये सारी वैल्यूज़ चाहिए, तो सारी वैल्यूज़ आप printf में नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके लिए आपको लूप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। किसी भी लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो मैं फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर लिखते हैं int I इक्वल टू 0, I इज लेस देन, हमारे पास अगर 3 एलिमेंट्स है तो हम फिलहाल 3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इटरेट करेंगे 1 से, और यहाँ पर मैं अपना प्रिंट f वाली लाइन लिख लूँगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोट है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट का आएगा, और यहाँ पर हम एरिया और आई को हम फिर वो इटरेशन के लिए कंसीडर कर लेंगे। रन करके देखते हैं।
तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसको ज़रा मैं थोड़ा नीट कर लेता हूँ और एरिया आई और यहाँ पर मैं 0.2 लिख दूँगा। देख मुझे 2 वैल्यूज़ मिले, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे तीनों वैल्यूज़ में एक्सेस मैंने कर ली हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली लूप्स। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो होप सबको फ्लोट भी समझ आ गया हो, सेम है, सिंपल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कैर अरे, ठीक है। कैर और स्ट्रिंग्स हम दोनों एक साथ सीख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है इनमें। तो कैर के लिए मैं कैर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एज अ नेम, ठीक है, नेम लिख लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसकी दे देता हूँ, इसको मैं अभी फ़िलहाल 3 देता हूँ, वेल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं तीन लेटर्स दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल JIM, जिम, ठीक है। तो अब इस तरह है कि तो जब यहाँ पर आप लूप लगाएंगे तो आपको इस तरह इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रिंट होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है, जैसा कि हमने फ्लोट में देखा था, ठीक है। तो इस तरह हम अपने करैक्टर्स को लिख सकते हैं। लेकिन करैक्टर्स में एक चीज़ है, होती है टर्मिनेटर। तो जब भी आपने इस तरह इंडिविजुअल करैक्टर लिखने हैं तो एक इसमें टर्मिनेटर भी होता है, जिसको हम अभी देखते हैं। तो अगर मुझे स्ट्रिंग मतलब अगर मैं जिम, अभी तो इंडिविजुअल करैक्टर्स में आया है, अगर मैं इसको एज अ जिम एज अ वर्ड प्रिंट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कर्ली ब्रेस से ख़त्म कर दूँगा, यहाँ पर मैं जिम लिखूँगा और फिर मैं इसको रन कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये जिम आ जाएगा लिखा हुआ। तो अरेज में एक और चीज़ होती है कि जो कि पहले नहीं थी सी प्रोग्रामिंग में, लेकिन अब उन्होंने जैसे जैसे वर्जन अपडेट कर रहे हैं तो उन्होंने डाल दी ये चीज़ कि सबसे पहले क्या होता था कि हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्पेसिफाई करना, जैसे जिम 3 लेटर्स के तो मुझे 3 लिखना है। लेकिन अब उन्होंने सी को इतना रोबस्ट और डायनामिक बना दिया कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिखूँ और सेव कर दूँ और तो सी ऑटोमेटिकली अपनी मेमोरी लोकेशंस को हमारे करैक्टर्स या हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसका मुझे सेम आंसर मिलेगा। और अगर मैं अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स देख लूँ तो तब भी मुझे वही मिलेगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ना भी लिखूँ तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने एक न्यू चीज़ डाली थी सी प्रोग्रामिंग में कि इसी तरह वो करें, मतलब अरे ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। कैरेक्टर्स की हम अरे बना लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक हमने अरे कैरेक्टर्स की अरे बनाई थी, ठीक है। अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ तो ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, जे, और ये आई एक कैरेक्टर है और ये एम एक कैरेक्टर है, ठीक है। ये कैरेक्टर्स की अरे बन गई और फिर हम इसको ज़रा अगर रन करेंगे तो कैरेक्टर के लिए सॉरी हमें सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करना है, JIM के स्ट्रिंग के लिए है, आप डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सेव रन, तो यहाँ पर हमारे पास अरे ऑफ कैरेक्टर्स मतलब एक वर्ड बनकर आ गया है जिम, ठीक है।
तो बस अरे और कैरेक्टर्स की डिफाइन भी इस तरह हैं, ये हम आगे सीखेंगे जब हम अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। तो 6 नंबर पे है कि इंडिविजुअल अरे एलिमेंट्स एक्सेस, और उसके साथ हम अपना 7th भी देख लेंगे जो कि है चेंजिंग अरे एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इंडिविजुअल एक्सेस तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं आई को एक्सेस करना चाहता हूँ या फिर एम को, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। और आखिरी चीज़ है चेंजिंग एलिमेंट्स अरे, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल जिम की बजाय मैं जॉन लिखना चाहता हूँ, तो जॉन में 4 कैरेक्टर्स आते हैं, बल्कि मैं इधर कैरेक्टर्स देता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं इसको डायनामिक रखता हूँ और मैं नेम में चला जाऊँगा, ठीक है। नेम में मैं एक्सेस करूँगा जैक या जॉन, कोई भी आप नाम ले लें, ठीक है। तो जे तो आता है, ठीक है, तो मैं 0 को नहीं, मैं 1 से, ठीक है, जो भी एलिमेंट है, ठीक है, जो भी एलिमेंट है 1 में वो रिप्लेस हो जाए ओ के ओ की जगह, ओ की जगह नहीं, ओ उससे रिप्लेस हो जाए जो भी 1 पे वैल्यू है, ठीक है। और इसी तरह हम बाकी भी बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे कि 2 इंडेक्स नंबर 2 में जो भी एलिमेंट है, जो भी वैल्यू है, उसको एच से आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। और इसके बाद थर्ड प्लेस पे आ जाएगा हमारे पास एन, ठीक है। अब इसको मैं फॉर लूप की मदद से मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करते हैं तो मेरे पास लिखा है जॉ, और एन के बजाय यहाँ पर हार्ट बना गया है। तो ये हार्ट नहीं है, ये एक तरह की गार्बेज वैल्यू है। तो ये क्यों आया है और हमारा एन कहाँ पे गया है, ठीक है, अब ये समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर कैरेक्टर्स में हमारे पास एंड पे एक टर्मिनेटर होता है, ये वाला, ठीक है। तो अब ये थर्ड नंबर वाला जो एलिमेंट है, मतलब टर्मिनेटर की जगह ये एन लगाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हमारी गार्बेज वैल्यू आई। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, और टर्मिनेटर को हम आगे ले जाएं, 4th प्लेस पे ले जाएं, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर एम्प्टी कैरेक्टर, मतलब कोई कैरेक्टर नहीं, एम्प्टी स्पेस छोड़ देता हूँ, तो फिर क्या होता है? तो फिर हमारा जॉन इजीली लिखा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक सिंपल है। 1 इंडेक्स नंबर 1 में जो भी एलिमेंट है उसको हमने बदल दिया ओ में, मतलब आई की जगह ओ आ गया, एम की जगह एच आ गया, और पहले यहाँ पर टर्मिनेटर था, तो अब यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, तो यहाँ पर एन आ गया, तो हमारा जॉन पूरा लिखा आ गया, ठीक है। अब अगर मैं 4th नंबर को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा ना, 4th प्लेस को, तो फिर हमारे पास गार्बेज वैल्यू आ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स में होता है, स्ट्रिंग्स में नहीं होता, ठीक है। अगर मैं कोई स्ट्रिंग लिखूँगा तो वो ईजिली प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा अरे का लास्ट टॉपिक, ठीक है, कि जिसमें हमने अरे एलिमेंट्स को चेंज किया, ठीक है। यही चीज़ आप इंट के साथ भी कर सकते हैं, फ्लोट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद आके जब आप प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है, मैं अपलोड करता रहूँगा प्रोग्राम्स, तो आप वो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है।